हेलो गाइस, मैं ऋषभ डोंगरे आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज मैंने आपके लिए बायो की एक सीरीज़ लेके आया है। ये इसका पहला पार्ट होगा, है ना। और इसके बाद जैसे हम वन बाय वन सारे इसके जो टॉपिक हैं बायो के, मैं आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगा। और इसमें मैंने आपको एमसीक्यू के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसमें मैंने थ्योरी का जो पोर्शन है बहुत ही मतलब कि कम इसमें रखा है, ताकि आपको एमसीक्यू के थ्रू आपकी एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस हो जाए। और आपको एमसीक्यू से क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक याद होता है। और मैंने इसमें एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि इमेज से क्या होता है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ जो होती है बैठ जाती है। इसलिए ये मेरा छोटा सा प्रयास है गाइस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अगर आपको गाइस मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो इसमें मैंने आपको लास्ट में 5 बॉटनिकल नेम दिया है एंड 5 साइंटिफिक नेम दिया है। मैं आपको हर वीडियो के एंड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दूंगा गाइस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसे आप देखना ना भूलें और इसे नोट कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये आपको डे बाय डे आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि आप हमेशा आज वीडियो देख रहे हैं और कल इसे भूल जाएंगे, इसलिए इसका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एरिस्टोटल? तो इसका पहला ऑप्शन होगा आपका हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया एनिमेलिया। थर्ड होगा दोनों सही है एंड फोर्थ होगा नन ऑफ दिस। इसमें मैं आपको 4 सेकंड का टाइम दूंगा गाइस, आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा गाइस हिस्टोरिया एनिमेलिया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया जो होगा अरस्तु द्वारा लिखित ये बुक है। ये आपको मैंने इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद में आपको फर्स्ट ऑप्शन जो हिस्टोरिया प्लांटेरम है, ये थियोफ्रेस्टस ने इसको लिखा है गाइस। एंड इस थियोफ्रेस्टस जो है, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पिता इन्हें कहा जाता है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि ये क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हु वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो इसमें आपके पहला ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस, सेकेंड है डुजार्डिन, थर्ड है पुरकिंजे एंड लास्ट वन इज नन ऑफ दिस। तो देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, बिकॉज जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें पहला जो बायोलॉजी है इसके तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड है बॉटनी के जो फादर है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज मॉडर्न बॉटनी। बॉटनी की अगर आप बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस है, बट मॉडर्न बॉटनी जो आ जाएगा तो उसके आ जाएंगे आपके कार्ल लिनियस। ओके, जूलॉजी की जैसे हम बात करेंगे तो उसके भी एरिस्टोटल हैं। एंड टेक्सोनॉमी जो है उनके हैं कार्ल लिनियस। एंड लास्ट वन इज मेडिसिन, मेडिसिन के जो है हिप्पोक्रेट्स हैं। ओके गाइज, इसे याद कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विज्ञान की अकारिकी शाखा में अध्ययन किया जाता है इन साइंस मॉर्फोलॉजी इज रिलेटेड टू विच? तो इसके ऑप्शन है गाइज, बाह्य संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन, कार्यों का अध्ययन, एंड लास्ट है 1 और 2 दोनों, बोथ। तो बताइए गाइज इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा गाइस बाह्य संरचना का अध्ययन। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए हम इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। जैसे एनाटॉमी जो है गाइस, इसको शारीरिकी बोला जाता है। इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। एंड फिजियोलॉजी जो है, इसमें आप उनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या काम करते हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। ओके गाइस, इसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। ये गाइस जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसे बार बार रिवाइज करिएगा, नहीं तो आपके पढ़ने का कोई वैल्यू मतलब अर्थ नहीं रहेगा। ओके गाइस, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड बायोलॉजी डेराइव्ड? तो इसके ऑप्शन जैसा कि आपको शो हो रहे हैं, पहला ऑप्शन है ग्रीक, सेकेंड है लैटिन, थर्ड है रोमन एंड फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ग्रीक। ओके गाइज, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसमें भी कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं।
फादर ऑफ बायोलॉजी तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नामकरण है वो लैमार्क और ट्रेविरेनस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोलॉजी जो है उसका नामकरण किया था। यहाँ पे और एक चीज़ जानने की बात है कि जीव विज्ञान जो है गाइस इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी बोला जाता है जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता है, एंड नेक्स्ट वन इज वनस्पति विज्ञान जिसको थियोफ्रेस्टस जो होते हैं इनको इसके फादर बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बॉटनी बोला जाता है। इसमें सारी जो वनस्पतियाँ हैं हमारे देश में, या मतलब देश में नहीं, ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट में उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। पहला है आपका शैवाल कोशिका, सेकंड है आपका कवक कोशिका, थर्ड है आपका पादप कोशिका, एंड फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो गाइस इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। गाइज इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में थोड़ा डिफरेंस बता देना चाहता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक दिया हुआ है गाइज, इसमें क्या होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो इमेच्योर फॉर्म में होता है। इमेच्योर मतलब अपरिपक्व, उसका विकास जो होता है पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है। ठीक है, बट यहाँ पे यूकैरियोटिक की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, आपको जैसा इमेज में एरो मैंने दिखा दिया है, और उसके चारों तरफ उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। आप हमेशा इसे ध्यान रखिएगा। इसमें प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है मतलब कि इमेच्योर फॉर्म में होता है, बट यूकैरियोटिक में आपको जो है न्यूक्लियस प्रॉपर मिलेगा पूरी तरीके से, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसके चारों तरफ दिखाई देगी। ओके गाइस, आई होप आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। तो देख लेते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा नील हरित शैवाल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके उदाहरण होंगे। ठीक है, नील हरित शैवाल को मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाना चाहूँगा। ये आपने अक्सर अपने आसपास ही तालाबों में कई बार देखा होगा। तो यही क्या होती है, नील हरित शैवाल होती है जो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है। ओके गाइस, आगे मैं आपको कोशिका के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल याद रखिए आप लोग कि जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये दो एग्जाम्पल हमेशा प्रोकैरियोटिक के होंगे। इसका मतलब इनका जो न्यूक्लियस होगा वो इमेच्योर फॉर्म में होगा, अपरिपक्व फॉर्म में होगा। बट यहाँ पे यूकैरियोटिक की जैसे हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि चार इसके एग्जाम्पल होंगे। एक आप याद रखिए शैवाल, सेकंड कवक, थर्ड पादप, एंड लास्ट जंतु, जिसे आप जानते होंगे। मैं आपको आगे शैवाल और कवक क्या होते हैं इमेज के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ओके गाइस, यहाँ पर दो फैक्ट्स और भी है गाइस जो आपको जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे धरती का सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो था जीवाणु। अगर आपसे पूछा जाता है और अक्सर ये एग्जाम में आता भी है कि हमारी धरती पे सबसे पहला जो जीवित जीव था, मतलब कि जो आया था जीव, वो कौन था, जीवाणु था। एंड नेक्स्ट जो आपको नील हरित शैवाल जो ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना गाइस, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि कहा जाता है कि जब जीवाणु से शैवाल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो उस बीच में नील हरित शैवाल जो है इनके बीच में कनेक्टिव लिंक, मतलब कि कड़ी के बीच में काम करता है। मतलब कि जीवाणु और शैवाल, आप देखिए इसमें दिख रहा होगा नील हरित शैवाल, वो शैवाल ही है बट वो प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में शैवाल है। तो शैवाल का जो जब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, जब जीवाणु से शैवाल बन रहा था, तो उस बीच में नील हरित शैवाल जो है उसका निर्माण हो रहा था, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि जीवाणु से शैवाल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। इसमें आप देखिए मैंने आपको दो डाउनवर्ड येलो कलर से आपको एरो दिखाए हैं, दोनों साइड शैवाल आपको शो हो रहे होंगे। इसलिए क्या बोला जाता है कि जीवाणु और शैवाल के बीच में जो कनेक्टिव लिंक है वो नील हरित शैवाल है। आपको अगर डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं आपको लास्ट में सारा कंक्लूजन देने वाला हूँ जिसमें आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करवाऊंगा मैं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप पेशेंस के साथ वीडियो देखिए, आपको सारा चीज़ मैं क्लियर करूँगा। ओके गाइज, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है पूरे बायोलॉजी का, कि उसमें क्या क्या मेन पोर्शन आपको पढ़ना है। इसलिए आपको अभी बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं बस आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। इसके बाद जब हम टॉपिक वाइज जब स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल्ड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा जिससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो आप पैनिक मत होइए, मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टार
इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो जीवाणु और शैवाल के बीच की कड़ी किसे कहा जाएगा गाइस? जीवाणु को या नील हरित शैवाल को, या फिर बोथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आप सभी इसका आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर गाइस क्या हो जाएगा? अपना नील हरित शैवाल, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। गाइज आपको कनेक्टिंग लिंक जो है, अगर इसके बारे में मतलब कि कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो ये जब मैं विकास क्रम आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे जीवों का विकास हुआ, मतलब उसके बीच में क्या क्या डिस्कवरी हुई, तो उस केस में आपको समझ आ जाएगा। आप कन्फ्यूजिंग मत होइए, आप वीडियो को देखते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसमें गाइज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि क्यों लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गाइज प्रोटोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी, जीवद्रव्य इसको हिंदी में बोला जाता है। मैं आपको जीवद्रव्य को थोड़ा सा इमेज के माध्यम से समझाना चाहूँगा। इसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। तो ये आपको जो इमेज शो हो रही है वो सेल की इमेज है गाइज। तो इसमें देखिए आपको साइटोप्लाज्म, मतलब जो अंदर लिक्विड पार्ट होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या होता है साइटोप्लाज्म, मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इमेज को देख सकते हैं स्टॉप करके। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? उसमें पूछा था भौतिक आधार किसे कहा जाता है, इसमें पूछा है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या है गाइस? सेल, कोशिका इसका आंसर होगा। मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊंगा गाइस, क्या है संरचनात्मक का मतलब एंड क्या है कार्यात्मक का मतलब, ये जब हम कोशिका स्टार्ट करेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, कवक किस तरह का जीव है? व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फंगस? तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? पहला तो ऑप्शन देख लीजिए। इसका पहला ऑप्शन है एक कोशिकी होगा, बहुकोशिकी होगा, द्विकोशिकी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस, सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका होगा बहुकोशिका, मल्टी सेल्यूलर। तो कवक किस तरह का जीव होता है गाइस? बहुकोशिकी। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। तो दो तरह के जीव होते हैं, यूनिसेल्यूलर बोला जाता है जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और जो बहुकोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर कहलाते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको इमेज के माध्यम से मैंने आपको समझाने की एक प्रयास किया है, जिसमें यूनिसेल्यूलर एक लेफ्ट हैंड में आपको शो हो रहा होगा और मल्टी सेल्यूलर जो है आपको राइट हैंड में शो हो रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको शैवाल और कवक जो होता है दोनों बताने की भी कोशिश किया है। आप इसको जानते होंगे। आई होप गाइस आपको इमेज के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ओके गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोशिका द्रव की खोज किसने की थी? साइटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका पहला ऑप्शन है डुजार्डिन, सेकेंड है पुरकिंजे, थर्ड है जूलियस हेक्सले एंड फोर्थ है रॉबर्ट हुक। इसके पहले मैं आपको एक तो इमेज के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ये जो आपको रेड कलर का एरो डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है ना गाइस, तो ये जो ब्लू कलर का पूरा पोर्शन जो है ये पूरा साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो कोशिका के सारे जो अंदर के मटेरियल होते हैं इसके अंदर मतलब कि रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा गाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डुजार्डिन। डुजार्डिन जो थे इन्होंने ही साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की खोज की थी। अगर शब्द पूछा जाए तो उसमें पुरकिंजे होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव में त्वचा के रंग का कारण क्या होता है? तो जैसे पौधों में पर्णहरित होता है गाइस हरे कलर का कारण, वैसे ही मानव में त्वचा के रंग का कारण क्या होता है? इसका पहला ऑप्शन है एंथोसियानिन्स, सेकेंड है कैरोटेनॉइड, थर्ड है बेटा लेंस एंड फोर्थ है मेलानिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर मेलानिन। मेलानिन की वजह से आपके त्वचा का रंग जो होता है वो दिखाई देता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गाइस, सरल से जटिल अणुओं का संश्लेषण क्या कहलाता है? तो इस चीज़ को मैं आपको एक इमेज के माध्यम से समझाना चाहूँगा। इसमें देखिए जैसे आप खाना खाते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड में आपको फूड दिख रहा है, तो ये फूड आपके अंदर जाता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल फॉर्म में होता है। ये जैसे ही आपके अंदर जाता है ये क्या होता है कि टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है। इससे क्या होता है कि आपका खाना तो टूट गया, उसके साथ साथ एनर्जी भी निकलती है। तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? कैटाबोलिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचय। बट इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जब वो छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं एनर्जी के साथ मिल के मतलब कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एनाबोलिक। एनाबोलिक को हिंदी में बोला जाता है उपचय प्रोसेस।
तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा गाइस, आप लोग अब जानते होंगे। तो सरल से जब जटिल अणु बनते हैं, जब सरल से क्या होता है कि जटिल अणुओं का निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, उपचय बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनाबोलिज्म। आई होप गाइस आपको अपचय और उपचय क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रेस्पिरेशन, जो आपके अंदर जो प्रोसेस होती है, मैं आपको रेस्पिरेशन भी पढ़ाऊंगा गाइस, क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है उपचय, क्या होता है अपचय। अभी मैं आपको हल्का हल्का मतलब कि थोड़ा सा ओवरव्यू सारे टॉपिक का दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एम्ब्रियो को फीटस बनने में लगभग कितना समय लगता है। ये जो गाइस आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, उसका पार्ट है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि एम्ब्रियो जो एक अपरिपक्व मतलब कि मैच्योर नहीं होता, ठीक है, तो इससे जब एम्ब्रियो से फीटस जब बनता है तो उसमें कितना टाइम लगता है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 5 सप्ताह, सेकंड 6 सप्ताह, थर्ड 7 सप्ताह एंड लास्ट है 8 सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस 8 सप्ताह। तो यहाँ पे हमने बायो का एक ओवरव्यू, सारा का सारा ओवरव्यू ले लिया है गाइस। मैं आपको फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ कि आपने क्या क्या इस वीडियो में अभी सीखा। तो सबसे पहले हमने जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में सीखा कि बायोलॉजी क्या होता है, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो बायोलॉजी होता है गाइस, इसमें इसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। एक में हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसे जंतु विज्ञान बोला जाता है, और दूसरे में हम वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, जो हम पूरी क्लास में आगे इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि जंतु विज्ञान के पिता जो होते हैं अरस्तु कहलाते हैं, एंड वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। बायोलॉजी का जो नामकरण मैंने आपको बताया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसका नामकरण किया था। सेकेंड, मैंने आपको कोशिका के बारे में बताया कि हमारे जो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। मैं आपको संरचनात्मक और कार्यात्मक इनका क्या अर्थ होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है। और ये पूरा किसको कवर करता है, पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अच्छे से देखा गाइस, तो आप सब लोग ये इसे अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं गाइस, तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक कोशिकी और बहुकोशिकी कौन कौन होते हैं। उसके बाद हमने प्रोटोप्लाज्म देखा। प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बता दिया है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं वो भी बता दिया है। बैक्टीरिया से जब जंतु का विकास क्रम चल रहा था, तो मैंने आपको बताया था नीलहरी शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इनके बीच में कनेक्टिव लिंक के रूप में काम करती है। उसके बाद मैंने आपको उपापचय मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया कि क्या होता है एनाबॉलिज्म, क्या होता है कैटाबॉलिज्म। जो जटिल अणु जो थे, वो कॉम्प्लेक्स अणु जो थे आपके सिंपलर फॉर्म में जो टूट रहे थे, वही क्या कहलाते हैं, आपके उपचय कहलाते हैं। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा गाइस, सारी चीज कवर कराऊंगा। आप मतलब कि बस कंटिन्यू बने रहिएगा। ये रिवीजन वाला पार्ट जो गाइस, उसको आप वीडियो को पॉज करके आप लोग इसके सारे पॉइंट अच्छे से देख लीजिए। इसमें मैं आपको रेस्पिरेशन क्या होता है, लाइफ साइकिल क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसके अलग से चैप्टर करवाऊंगा गाइस। इसके सारे क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊंगा, हर चीज हर डाउट क्लियर करूंगा। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में कुछ साइंटिफिक नेम देने का बोला था, तो ये आपके साइंटिफिक नेम भी मैंने आपके ऐड कर दिए हैं इसमें, और कुछ बॉटनिकल नेम भी है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइस, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड